जरा सोचिए, एक ऐसा चोर है जिसे ताला तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो बस दूर से किसी के फोन को देखता है और उसके अंदर का हर एक राज, हर एक सीक्रेट उसका हो जाता है। पासवर्ड्स, प्राइवेट तस्वीरें, चैट्स, यहाँ तक कि माइक्रोफोन भी। तो बात है जुलाई 2021 की पेगासस। इस नाम के एक मिलिट्री ग्रेड साइबर हथियार का खुलासा हुआ और इस खुलासे ने, सच मानिए, दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को हिलाकर रख दिया। और शायद इसका सबसे गहरा असर भारत पर ही पड़ा। तो आज हम इसी पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये खतरनाक लीक आखिर था क्या। फिर बात करेंगे इस जीरो क्लिक हथियार की कि ये काम कैसे करता है, निशाने पर कौन था, सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच की तो क्या निकला। और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये कहानी आज भी अधूरी क्यों लगती है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े, एक मैसिव डेटा लीक से। ये डेटा हाथ लगा पेरिस की एक संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के। और ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं था। ये थी 50,000 फोन नंबर्स की एक लिस्ट। जी हाँ, 50,000। और ये वो नंबर्स थे जो इजराइल की एक सर्वेलेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप के क्लाइंट्स के, कह सकते हैं, पोटेंशियल टारगेट लिस्ट में थे। अब इतने बड़े डेटा की जांच करना किसी एक के बस की बात तो थी नहीं। तो दुनिया भर के 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने हाथ मिलाया और बनाया द पेगासस प्रोजेक्ट। और भारत में इस जांच की कमान संभाली न्यूज वेबसाइट द वायर ने। अब देखिए, इस पर एनएसओ ग्रुप का हमेशा से एक ही स्टैंड रहा है। उनका कहना है कि भाई, हम ये जासूसी वाला सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड सरकारों को ही बेचते हैं। और क्यों बेचते हैं? ताकि आतंकवाद और बड़े बड़े अपराधों को रोका जा सके। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जब उस लिस्ट को खंगाला गया तो उसमें कोई आतंकवादी नहीं मिले, बल्कि उसमें मिले 300 से ज्यादा भारतीय मोबाइल नंबर। और ये नंबर किसके थे? पत्रकारों के, विपक्षी नेताओं के, एक्टिविस्ट्स के। इस खुलासे के बाद एक बहुत ही सीधा और, सच कहूं तो, एक डरावना सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि क्या भारत की सरकार अपने ही देश के लोकतंत्र के स्तंभों की जासूसी कर रही थी? अच्छा, अब हम उन नामों पर आएं जो इस लिस्ट में थे। उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पेगासस चीज क्या है। मतलब ये किसी आम वायरस या मैलवेयर से इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है? देखिए, पेगासस इस्तेमाल करता है जीरो क्लिक टेक्नोलॉजी का। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि फोन को हैक करने के लिए फोन के मालिक को किसी लिंक पर क्लिक करने की या कोई फाइल खोलने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी नहीं। सोचिए, हैकर्स सिर्फ एक व्हाट्सएप मिस्ड कॉल से किसी के भी फोन में घुस सकते थे। और सबसे डरावनी बात, अगर वो कॉल उठाई भी नहीं गई तब भी ये स्पाईवेयर खुद को इंस्टॉल कर लेता था। और तो और, ये इतना शातिर था कि अपने पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ता था। वो मिस्ड कॉल का लॉग भी अपने आप डिलीट हो जाता था। मतलब टारगेट को कानों कान खबर तक नहीं होती थी। और एक बार ये फोन के अंदर घुस गया तो समझिए खेल खत्म। पेगासस को फोन का पूरा रूट एक्सेस मिल जाता था। मतलब फोन पर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल। ये एनक्रिप्टेड मैसेज पढ़ सकता था, कैमरा और माइक को जब चाहे ऑन कर सकता था, और फोन पर हो रही हर एक हरकत पर नजर रख सकता था। असल में वो फोन अब फोन नहीं रह जाता था, वो उसकी जेब में रखा एक जासूस बन चुका था। तो सवाल उठता है कि आखिर निशाने पर कौन कौन था? देखिए, जब ये नाम एक एक करके सामने आने लगे तो भारत की राजनीति और मीडिया जगत में जैसे भूचाल ही आ गया। इस लिस्ट में आप देखिए, लोकतंत्र के लगभग हर स्तंभ से जुड़े लोग थे। 40 से ज्यादा पत्रकार थे, विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे, यहाँ तक कि सरकार में बैठे मंत्री भी थे, एक्टिविस्ट थे, और तो और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के नाम भी इसमें शामिल थे। कुछ बड़े नामों की बात करें तो विपक्ष से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम था, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? उस वक्त के जो आईटी मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, उनका खुद का नाम भी इस पोटेंशियल टारगेट लिस्ट में था। लेकिन शायद इस पूरे मामले का जो सबसे परेशान करने वाला पहलू था वो एल्गार परिषद केस से जुड़ा था। इस केस में गिरफ्तार किए गए कई एक्टिविस्ट्स के नंबर इस लिस्ट में पाए गए, और बाद में आए फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया गया कि उनकी डिवाइस में मेलवेयर के जरिए सबूत प्लान किए गए थे। मतलब ये सिर्फ निगरानी की बात नहीं थी, शक था एक पूरी साजिश का, लोगों को फंसाने का। अब देखिए, ये सारे खुलासे ठीक उस वक्त हो रहे थे जब 2021 में संसद का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला था। जाहिर है, विपक्ष ने इस पर जोरदार हंगामा किया, बहस की मांग की, लेकिन सरकार का जो रवैया था वो थोड़ा टाल मटोल वाला ही रहा। उस वक्त के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में खड़े होकर इन सारी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन विडंबना देखिए, कुछ ही देर बाद ये भी सामने आ गया कि मंत्री बनने से पहले उनका खुद का नाम भी उसी टारगेट लिस्ट में था। और एक बात और, सरकार ने अपने किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कभी भी खुलकर ये नहीं कहा कि नहीं, हमने पेगासस नहीं खरीदा है। तो जब सरकार की तरफ से कोई जांच नहीं हुई तो कई सारी याचिकाएं दायर की गईं, और आखिरकार ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 29 फोन की जांच की, जिनमें से 5 फोन में मैलवेयर मिला भी।
हाँ, ये बात और है कि कमिटी ये पक्के तौर पर साबित नहीं कर पाई कि वो मैलवेयर पेगासस ही था, लेकिन इस रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला खुलासा था वो ये था कि कमिटी के मुताबिक भारत सरकार ने जांच में सहयोग ही नहीं किया। अब यहाँ आकर ऐसा लग सकता है कि चलिए 2022 में ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 2030 के आखिर में एप्पल ने भारत के कई विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी भेजी। वार्निंग थी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की, मतलब सरकार की शह पर काम करने वाले हैकर्स की। और इस एक चेतावनी ने जासूसी के उस पुराने डर को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। देखिए, पेगासस कांड ने एक ऐसी सच्चाई सामने ला दी है जहां कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। सरकार की जो खामोशी है उसने कई सवालों को बिना जवाब के छोड़ दिया है। और ये याद रखना हम सबके लिए जरूरी है कि एक लोकतंत्र में प्राइवेसी या निजता का मतलब सिर्फ कुछ छिपाना नहीं होता। इसका मतलब होता है बिना किसी डर के सोचने और बोलने की आजादी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह की पावरफुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जायज है, या फिर ये राजनीतिक कंट्रोल का एक बहुत ही खतरनाक हथियार बन चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।